dear learners, welcome to online classes and initiative of SRPS, and as you know, today we are covering up socialism in Europe and the Russian Revolution chapter in your history. So we were on the topic of Russian Revolution. Turbulent time, the 1905 revolution. अब turbulent means my dear student होता है कि बहुत ही tough time, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला टाइम। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1905 में कि इसे एक turbulent time रशिया में माना गया है, एक revolution period माना गया है। So let's move forward in this lecture and study about this topic in detail. इस समय था जब रशिया में ऑटोक्रेसी था, मतलब कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रशिया में किसका राज था। यस, ज़ार निकोलस सेकेंड का राज था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किंग का राज था तो वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे ऑटोक्रेसी चल रहा था। कहाँ पे? रशिया में। और रशिया में ज़ार जो है वो रूल कर रहा था। रशिया में उस वक्त के जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो अपना एक पार्लियामेंट लाना चाहते थे रशिया में, पर ज़ार उनको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। तो वो समय समय पे अपना वही पीसेंट्स को मिला के, वर्कर्स को मिला के डिफरेंट एरियाज़ में प्रोटेस्ट किया करते थे और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे। और उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिलता था? उन्हें खुद के लोगों से सपोर्ट मिलता था, और उन लोगों को क्या बोला जाता था? नेशनलिस्ट बोला जाता था। और प्लस उनका जो आसपास का एरिया था वहाँ पे मुस्लिम्स लोग रहते थे, तो वो लोग भी इनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़ार जो है वो और फॉरवर्ड रूल करे, और वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट आ जाए। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम पीपल थे उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें जिहादिस्ट बोला जाता था। तो इसका मीनिंग होता है, जिहादिस्ट का मीनिंग होता है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। तो ये जिहादिस्ट और नेशनलिस्ट पीपल, डेमोक्रेट्स पीपल, रेवोल्यूशनरीज, ये सारे जो हैं रशिया में पार्लियामेंट चाहते थे और ज़ार के रूल को ख़त्म करना चाहते थे। प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि इसके बीच में ईयर 1904 जो है वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त था। कैसे देख लेते हैं। 1904 में गुड्स के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे, पर उस कंपैरिजन में वर्कर्स के वेजेस नहीं बढ़ाए गए थे। तो पहले जो वो जिस इनकम से ज़्यादा सामान खरीद पाते थे, अब उसी इनकम से वो लोग बहुत ही कम सामान खरीद पाते थे। इसे हम क्या कहते थे? रियल वेजेस। तो रियल वेजेस क्या होता है? रियल वेजेस वो होता है जो रिफ्लेक्ट करता है क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाई। तो इस समय जो है वर्कर्स ने अपना एसोसिएशन बनाना शुरू किया। वर्कर्स एसोसिएशन में, वर्कर्स यूनियन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ये घटना हुई पैटिल ऑफ आयरन वर्क्स में, जब वहाँ पे जितने वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़े थे, तो उस फैक्ट्री के मालिक ने उन लोगों को निकाल दिया। इसी को देखते हुए बाकी सारे वर्कर्स जो हैं, अराउंड 10,000 वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम के शहर में काम करते थे, वो सब स्ट्राइक पे चले गए। और उन्होंने अपना एक कॉमन डिमांड उठाया, जो कि हमेशा से उनकी प्रॉब्लम रही थी, कि मतलब उनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया जाए, उनको वेजेस में इंक्रीमेंट मिले और उनके वर्किंग कंडीशन को भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। इन सबको सपोर्ट करने वाला, हेड करने वाला जो पर्सन था, लेनिन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ही वॉज द हेड ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। उसे एक्साइल में ज़ार ने भेज दिया, मतलब कि देश निकाला घोषित कर दिया उसे। इसके बाद जो है वो सारी जिम्मेदारी 22 जनवरी 1905 में किसके ऊपर आ गई? फादर गैपून नाम के एक प्रीस्ट पे आ गई। वो इन सबको हेड करने लगे। तो गैपून ने वर्कर्स के एक प्रोटेस्ट को लीड किया और फाइनली वो कहाँ पहुँच गए? वो विंटर पैलेस के सामने जाके खड़े हो गए, जहाँ पे वो पूरे वर्कर्स एसोसिएशन को पुलिस और किंग की लोकल आर्मी, मतलब कि कोसैक्स ने अटैक कर दिया। और इस झड़प में 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वुंडेड हो गए, और इस इवेंट का नाम दिया गया ब्लडी संडे। और इसके बाद से तो जो है वो 1905 रेवोल्यूशन वो स्टार्ट हो चुका था। अब ये सारे स्ट्राइक्स और एक्शन हुआ करता था, राइट्स हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए। जगह पूरे रशिया में जो है लॉयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर्स, सारे जो है वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया और वो अपने यूनियंस इस्टेब्लिश करने लगे। डिमांड होती थी कि ज़ार जो है वो अब चला जाए और सब कुछ जो है रशिया का गवर्नमेंट वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हवाले कर दिया जाए, मतलब कि इलेक्टेड पीपल के बॉडी के हवाले कर दिया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए रशिया में और एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो जाए। तो लोगों के बढ़ते डिमांड को देखते हुए ज़ार ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप लोग एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लो, जिसका नाम होता था डूमा, DUMA। तो डूमा जो है तो एक इलेक्टेड बॉडी हुआ करता था, बट वो पूरी तरीके से ज़ार के कंट्रोल में होता था। नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई भी डूमा या पार्लियामेंट रूल करे, इसलिए उसने जो फर्स्ट डूमा था उसको 75 डेज़ में ही सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया।
बट फिर से लोगों का प्रेशर बढ़ता गया रशिया में, तो उसने 3 मंथ के बाद फिर से एक न्यू डूमा एटैब्लिश की, मतलब कि सेकंड डूमा एटैब्लिश की, बट उसको भी उसने ज़्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। फाइनली जो है उसने उस डूमा को भी क्लोज करके थर्ड डूमा एटैब्लिश की, जहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे वो उसी के कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, मतलब उसी के पार्टी के मेंबर्स थे, और लोगों के वोटिंग राइट, जो वोटिंग लॉज होते थे, जो वोटिंग एक्ट होता था, बिल पास होता था, उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना अब कोई भी वोटिंग या कोई भी लॉ जो है वो डूमा में पास नहीं हो सकता था। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द ट्यूबुलेंट टाइम, that was the 1905 revolution in Russia. Now moving forward, see the first world war and the Russian empire. मतलब कि अब जब सब कुछ हो चुका है तो इन सारी प्रॉब्लम्स ने और बाकी जो ट्रबुलेंट कंडीशन थी पूरे यूरोप में, उस सब ने कैसे मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम रशियन एम्पायर की क्या हालत थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे शॉर्ट में। ईयर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया, जो है 2 पावर्स इटैब्लिश हो गए, 2 ग्रुप बन गया कंट्रीज़ का। पहला ग्रुप था जिसका नाम था सेंट्रल पावर्स, और उसमें कंट्रीज़ थी जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया। दूसरा ग्रुप जो था उसका नाम था अलाइड पावर्स, इसमें जो मेन कंट्री थी वो थी फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, और बाद में इनको ज्वाइन किया था इटली और रोमानिया ने भी। तो ये 2 ग्रुप के बीच में, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, इन द ईयर 1914। ग्रुप जो है वो अपने आप को वर्ल्ड पावर की तरह इस्टेब्लिश करना चाहता था, और इसीलिए जो है उन्हें अपने ट्रेजरी और कैप्चर एरिया को बढ़ाना था, जिसके वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। हम क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के बारे में रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ईयर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का इन्वॉल्वमेंट क्या था, रशिया को क्या सफ़र करना पड़ा था। वॉर में स्टार्टिंग में जो है वो रशिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में, और इस वजह से ज़ार निकोलस सेकंड की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। पर धीरे धीरे ज़ार को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो गया, वो ईगो में आ गया, और उसने अपनी डूमा से जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है उससे कंसल्ट करना ही छोड़ दिया। अब लोगों को भी लगा कि अब उनके भले के लिए ज़ार कुछ भी नहीं कर रहा है, और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा हो गए कि वो लोग ज़ार और उससे रिलेटेड जितनी भी जर्मन चीज़ें थी, क्योंकि जर्मनी जो है वो अपोजिट ग्रुप में थी, तो इसलिए लोग रशिया में जर्मनी को अपोज करने लगे। इसमें रशियन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका कैपिटल था उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन पर्सन के नाम पे पड़ा था। तो वो लोग जर्मनी को इतना ज़्यादा हेट करते थे और बिलीव करने लगे कि ज़ार जो है वो अपने कंट्री के लोगों को नहीं बल्कि जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो ड्यूमा से कोई भी कंसल्ट नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता है। जर्मनी से जुड़ी हर चीज़ को रशिया के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगे। देखते हैं ज़ार कैसे जर्मनी से जुड़ा था। ज़ार की जो वाइफ थी जिसका नाम था ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया, वो एक जर्मन नेशनलिस्ट थी। इसी वजह से लोग जो है ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया और ज़ार और उसका जो एक एडवाइज़र था रासपुतिन, उन सबको बहुत ही ज़्यादा हेट किया करते थे और चाहते थे ये सब जो है उनके कंट्री से अब बाहर चले जाएं। कहते हैं जब रशिया वॉर कर रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी था, तो उसने वॉर के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई थी। उसका जो ईस्टर्न एरिया था वहाँ पे दूसरे तरीके से वॉर होता था, और रशिया के ही वेस्टर्न फ्रंट में, वेस्टर्न एरिया में दूसरे तरीके से वॉर होता था। वेस्टर्न एरियाज़ में रशिया के जो आर्मीज़ हुआ करती थी वो ट्रेंचेस के थ्रू लड़ाई किया करती थी। ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस गड्ढा को कहते हैं। तो गड्ढे बना के सोल्जर्स उसमें छुपते थे और उससे वॉर करते थे। एज यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। और ईस्टर्न फ्रंट में जो आर्मी थी वो ओपन ग्राउंड में वॉर किया करती थी, वहाँ पे कोई ट्रेंचेस नहीं करते थे, बल्कि दोनों ग्रुप के आर्मी जो है आमने सामने आके वॉर करती थी। और इस वॉर में बहुत ही ज़्यादा नंबर पे कैजुअलिटीज़ होती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स मरते थे। तो जितनी भी डिफीट्स हुआ करती थी वो रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और डीमोरलाइजिंग होती थी। रशियन आर्मी जो है वो बैडली डिफीट हो रही थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बिटवीन द ईयर 1914 टू 1916। 1917 there was around 7 million casualties or death in the Russian army। तो इस वजह से रशियन आर्मी को पीछे जाना पड़ा क्योंकि वो कंटिन्यूसली हार रहे थे। और जब रशियन आर्मी अपनी कंट्री में पीछे जा रही थी, रास्ते में जितने भी क्रॉप्स पड़ रहे थे या बिल्डिंग्स पड़ रहे थे उससे वो लोग खुद ही जला दे रहे थे, अपनी ही कंट्री के क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को जला दे रहे थे। इसलिए वो ऐसा कर रहे थे कि सोल्जर्स, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सोल्जर्स जो अब आगे बढ़ रहे हैं उनकी कंट्री में, वो लोग इस एरिया में बिना क्रॉप या बिल्डिंग कहीं भी रह ना पाएँ और उनको वापस लौटना पड़े। बट ये कंडीशन जो है वो कॉमन जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। अराउंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ रशिया में हो गए थे। मतलब इस एरिया में रहने वाले लोग जो थे, जो फैमिलीज़ थी, वो अब
उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, उनको अपना ही घर और एरिया छोड़ के भागना पड़ रहा था। सोल्जर्स भी ऐसी वॉर नहीं लड़ना चाहते थे, पर वो करते भी तो क्या करते, उनके ऊपर ऑर्डर था ज़ार का। कंट्री में कुछ भी नहीं बचा था, ना बिल्डिंग्स बची थी, ना क्रॉप्स बचे थे, ना रेफ्यूजीज बचे थे, लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। तो इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा टाइम तक रशिया में रिमेन नहीं कर पाई। इसका एडवर्स इफेक्ट रशियन इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ने लगा। और एक और रीज़न था कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न था कि बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट या इंडस्ट्रियल मटेरियल जो ये रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदा करते थे, वो आना बंद हो गया था। बाल्टिक सी एक बहुत ही मेजर एरिया था जहाँ से रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट रॉ मटेरियल मंगाया करते थे थ्रू द शिप इन देयर कंट्री। बट बाल्टिक सी पे जर्मनी ने अब कंट्रोल कर लिया था, इसलिए इस सी के थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं हो पा रहा था। इंडस्ट्रीज़ को उसके इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहे थे, और फाइनली एज अ रिज़ल्ट इंडस्ट्रीज़ जो है वो रशिया में डिसइंटीग्रेट होने लगी। 1916 तक रेलवे लाइंस भी अब नहीं चल पा रही थी, उनको भी कोल नहीं मिल रहा था, रेलवे इंजन्स वगैरह बनाने के लिए आयरन मटेरियल नहीं मिल रहा था। भी हट्टे खट्टे लोग हुआ करते थे, उन सबको वॉर के लिए बुला लिया गया था। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, फैक्ट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज हो गई, छोटी मोटी दुकानों पे लेबर्स की शॉर्टेज हो गई, और सब कुछ बंद होने लगा। अमाउंट ऑफ ग्रेन जो होता था वो आर्मीज़ को सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता था। एज ए रिज़ल्ट आम जनता जो थी वो सफ़र करने लगी बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ ब्रेड, ग्रेन, फ्लोर। और 1916 तक इसमें जो है छोटी मोटी झड़प जो है वो तो कॉमन सी बात हो गई थी राशन की दुकानों पे या ब्रेड वेड वगैरह की दुकानों पे, क्योंकि स्कैसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो दिस वॉज अबाउट द ऑफ रशियन एम्पायर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।